हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के टॉपिक वाइज सीरीज का इस सेट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा। यहाँ पे मैं दो टॉपिक को लेकर के चलूँगा और इससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने 68 MCQ लेकर आया हूँ, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। तो आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, डेफिनेटली काफ़ी आपका ये हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि BR अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि 24 सितंबर को किया गया था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप डेट के साथ हिस्ट्री के जो भी आपके पास ईस्वी मिले, डेट के साथ याद रखने की कोशिश कीजिए। तो बताइए कि 24 सितंबर को जो 1932 में पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, उसमें क्या प्रावधान था। तो उसमें प्रावधान ये था कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान दिया गया था। अगर आपको लगता है कि आपने लूसेंट बुक को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज ये रखा जा रहा है। तो इस 68 क्वेश्चंस में जनरल कैटेगरीज के लिए 62 मार्क्स, BC के लिए 60 मार्क्स, SC के लिए 55 मार्क्स, ST कैटेगरीज के लिए 57 मार्क्स और EWS के लिए 59 मार्क्स यहाँ पे रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि BR अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि 24 सितंबर को किया गया था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप डेट के साथ हिस्ट्री के जो भी आपके पास ईस्वी मिले, डेट के साथ याद रखने की कोशिश कीजिए। तो बताइए कि 24 सितंबर को जो 1932 में पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, उसमें क्या प्रावधान था। तो उसमें प्रावधान ये था कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सुमेलित करना है। बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूरत विभाजन कब हुआ था। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, यानी फर्स्ट का 4 के साथ मैच होगा। फर्स्ट का 4 के साथ यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। अगर हम बात करें सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी जिसको सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड के बारे में आपको पता होगा, 1932 में ये हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करें तो 1932 के साथ होगा, B का 3 के साथ। तो B का 3 के साथ भी मैच कर रहा है। चलिए आगे अगर हम देखें तो पूर्ण स्वराज का संकल्प आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। तो D का फर्स्ट के साथ, तो D का फर्स्ट के साथ ऑप्शन हमारे यहाँ पे B काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि लूसेंट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, हम किसको पढ़ें, बोर हो जा रहे हैं पढ़ पढ़ के। तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस दूंगा जो एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस आप एक बार बुक को पढ़ करके क्वेश्चंस को देख लीजिए कि क्वेश्चंस किस तरह से दिया गया है। आपको पूरे डिटेल में पढ़ने के मैं नहीं कहूँगा कि आप रट्टा मारिए, जो क्वेश्चंस बुक में दिए गए उस देख को रट्टा मारते रहे, ऐसा रट्टा नहीं मारना है। उस क्वेश्चंस को सिर्फ देख लीजिए, वीडियो के माध्यम में जो वीडियो में क्वेश्चंस दिया जा रहा है आप उनको अच्छे से पढ़िए, और चाहो तो आप बुक पर लिख सकते हो एक्स्ट्रा फैक्ट को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली थी वो किस अधिनियम के तहत मिली थी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1861 के तहत। ऑप्शन हम यहाँ पे B को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी जो हमारा शाम को MCQ चलता है 50 MCQ लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का प्रैक्टिस सेट, उसमें भी आपको करा था। अगर आपको याद होगा तो डेफिनेटली अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं। देखिए अगस्त घोषणा की बात करें तो अगस्त घोषणा हुई थी 1919 में, और 1919 के संबंध में अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉर्ड मैटिंग्यू आपको दिख रहा होगा, यानी A का 2 के साथ मैच करना होगा। A का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन A को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलिए अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव 1940, और 1940 से संबंध हम ये कह सकते हैं कि उस समय लॉर्ड लिनलिथगो का शासन था।
ठीक है ना। लॉर्ड लिथगो का शासन था, क्योंकि 1936 से 1943 तक इनका शासन था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बी का फर्स्ट के साथ। और अगस्त जो संकल्प पारित किया गया था, ये पारित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अगस्त संकल्प पारित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो सी का 4 के साथ यहाँ पर मैच होगा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के साथ यहाँ पे मैच होगा। तो कुल मिलाकर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। और इसी अधिनियम के तहत 1774 में सबसे पहले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1876। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। और आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि बुक में एक ही क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के 3 से 4 बार दिया गया। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि एक ही क्वेश्चन से उन चारों क्वेश्चन को लपेट लो, ठीक है। तो देखिए, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम का उद्देश्य जो था यहाँ पे पृथक निर्वाचन प्रणाली, और इसका संबंध अगर बात करें तो 1909 से है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि 1919, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो उनका सार था कि प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित है। तो निम्नलिखित में से इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, बाकी 3 इसमें सदस्य थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? बताइए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे पाकिस्तान की जो स्वीकृति आप देख रहे हैं, ये इससे संबंधित नहीं है, कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो ये चला था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौमिकता सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। देखिए, पहले इसके 3 जून योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि 3 जून योजना क्या है। मैंने आपको इससे पहले प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन कराया हुआ था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऊपर हम लोगों ने ये तो चीज़ देखा था कि मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि स्वशासन से संबंधित, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत, ये भी सही है। लेकिन साइमन कमीशन का संबंध ये नहीं था भारत विभाजन से। भारत विभाजन से संबंधित जो था वो हम कह सकते हैं माउंटबेटन योजना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? संघीय प्रणाली का पहला जो प्रयास किया गया था वो किया गया था 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट वन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो थी प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता? तो
ऑप्शन ए सही होगा 1935। और ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर से 4 क्वेश्चन अभी तक देखा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। भारत में जो सचिव का पद था वो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा सचिव का पद जो कि निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई है। 1935 के द्वारा जो स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसे दी गई है, गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह किसके द्वारा व्यक्त किया गया था। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्त किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए और यह मांग ब्रिटिश सरकार से किसने की थी। तो ये मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन बनता है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ एक चीज़ तो पूछा गया और आने वाले एग्जाम्स में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ जो भी इस चैनल पे वीडियो कराई जा रही हैं वो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना किया करें। ठीक है, तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही आंसर होगा 1936। ठीक है, 1936 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग की थी, संविधान सभा का गठन की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पे। नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निश्चित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। 1942 में किस योजना के तहत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो इसका आधार ये था कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। जस्ट अभी ऊपर में हम लोगों ने क्वेश्चन से देखा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, फैजपुर में की गई थी। और ये फैजपुर इसलिए चर्चा में भी रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि किसी गांव में आयोजन किया गया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि फैजपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ये, आपको ये बताना है कि फैजपुर जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे यानी किस स्टेट में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कुल सदस्य होने थे 389। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो जस्ट अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा कि 389 सदस्य होने थे। तो 389 सदस्यों का जो बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, किस प्रकार हुआ था कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधित्व, देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधित्व और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधित्व, यानी इस टोटल मिलाकर के देख सकते हैं कि 389 हो रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था।
इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए? तो 292 में से सिर्फ और सिर्फ 208 सदस्य ही निर्वाचित होकर के आए हुए थे। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा। ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ये क्वेश्चंस हम लोगों ने कल की जस्ट वीडियो में ही प्रैक्टिस सेट में देखा हुआ था। ठीक है, शाम को मैं आपको बोल चुका हूँ कि ऑलरेडी 8 बजे डेली, ठीक है, 8 PM में आपको रेगुलर 50 MCQ के साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, लूसेंट को प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आप रेगुलर हमारे साथ 8 बजे शाम को जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत। और मैंने आपको बताया भी था कि संयुक्त प्रांत का मतलब ये हुआ कि वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो भाग है, भू क्षेत्र है, उसी को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। सी को टिक करेंगे, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इस वीडियो के एंड में मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चाहो तो आप रिवीजन करके भी आ सकते हो ताकि आपका रिवाइज यहाँ पर भी हो जाए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहता था, संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या होगा? सही आंसर, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए, मैंने आपको ऊपर में बताया था कि एक ही क्वेश्चंस को कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है बुक में, तो आपको उतना नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन से जो भी आपको नॉलेज हो आप एक ही जगह चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आप एक ही क्वेश्चन से याद रख सकते हो। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा का पहला जो उद्घाटन हुआ था, या फिर पहली बैठक कब हुई थी, तो उन सभी डेट आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में जो सबसे वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को जो कि उनको कह सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था या फिर चुना गया था। ठीक है, और जस्ट 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को फिर से जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? यानी जो पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर, तो ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो जस्ट मैंने आपको ऊपर में बता ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं कि 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर किसे टिक करेंगे? बिल्कुल आपने डी को टिक किया तो बिल्कुल सही है, वेनेगल नरसिंह राव, जिसको हम लोग BN राव के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा के सदस्य यहाँ पे नहीं थे, तो यहाँ पे टिक करेंगे HH बेग। ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कल की वीडियो में ही देखा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बात करें कौन थे, तो आपको पता है कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। तो यहाँ पे अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो मैंने आपको जस्ट ऊपर में बता दिया कि प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 7 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, समिति के सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के सदस्य नहीं थे, यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो देखिए प्रारूप समिति से रिलेटेड मैंने आपको कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ कि वो 7 सदस्य कौन थे। आई होप कि आपको अब तक तो याद हो ही चुका होगा। तो प्रारूप समिति के सदस्य यहाँ पे नहीं थे, कौन नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत की। तो जस्ट वही क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत की। तो ऊपर में जो क्वेश्चन हम लोगों को देखा उसका भी राइट आंसर यही होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चंस में जब संघ लग जाए, संघीय लग जाए, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल सोचना नहीं है संघीय शक्ति समिति, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। यानी संघ क्वेश्चंस में लग जाए तो जवाहरलाल नेहरू को टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए। तो झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक करेंगे, ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, बताइए कि अंगीकार कब किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और ये क्वेश्चंस भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। देखिए क्वेश्चंस में पारित कहे या फिर अंगीकृत कहे, तो वहाँ पे आपका 26 नवंबर 1949 बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस में लागू कहता कि संविधान को कब लागू किया गया था, तो लागू करने का डेट था आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, अंगीकृत किया गया था या फिर पारित कहे तो आपको 1949 को टिक करना, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया था, 284, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 284। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। उस वक्त की बात की जा रही है जब पारित की गई थी, तो उस वक्त 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा, नीचे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो अंगीकृत हमने के ऊपर में देखा था वो अंगीकृत था और पारित था, मैंने आपको बताया। तो ये लागू क्या है उसके बारे में पूछा रहा है, तो 26 नवंबर 1950, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। उसके सदस्य कौन थे, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, स्वराज पार्टी। ठीक है, 1924 में स्वराज पार्टी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और इसके रिगार्डिंग ऊपर में हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा भी था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू से संबंधित आपने देखा होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन एक सही है। जो चीज़ें आपने ऊपर में पढ़ा था उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें सही कथन नहीं बताना था, तो यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है,
और सेकंड पॉइंट देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, जो भी सदस्य चुने गए थे प्रांतीय सभाओं द्वारा चुने गए थे। सेकंड पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य, जो कि ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, ये सभी सदस्य नहीं थे, ठीक है। और भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1946 में हुआ था, जो कि ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि पहली जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, तो इसलिए ये पॉइंट भी गलत है। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था, तो ये पॉइंट गलत है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, अंगीकृत तो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जबकि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है कि भारत के संविधान का निर्माता के रूप में बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान लागू हुआ, तो ये क्वेश्चन मैं आपको राइट आंसर नहीं बताऊंगा, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, डायरेक्ट आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, बताइए क्यों। आखिर 26 जनवरी 1950 को यानी 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, तो इसलिए लागू किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है, इसलिए इसी दिन लागू किया गया था। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 15 थी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने 68 MCQ कवर किया और मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक को क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और रोजाना इसी तरह की न्यू एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए। यहाँ पे आपको रेगुलर 2 से 3 वीडियो मिलेगी जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल यूजफुल है, ठीक है। तो अब आपके लिए क्यूज का क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैंने लगा रखा है, तो बताइए इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह कथन है। ऊपर में मैं ये क्वेश्चंस देखा था तो मुझे यकीन है कि आप इस क्वेश्चंस का राइट आंसर डेफिनेटली कर ही लोगे अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा तो, ठीक है। तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।